बताते हैं बंटवारे का ये काला दिन, ये स्मृति दिवस जो है, विभाजन स्मृति दिवस। 1947 में आजादी के बाद भारतवर्ष के दो टुकड़े हो गए थे, हिंदुस्तान, पाकिस्तान। 14 अगस्त को भारत और पाकिस्तान दो हिस्सों में बंट गए थे। 14 अगस्त को पाकिस्तान को आप ये कह लीजिए कि वो आजाद हो गया था, पाकिस्तान अलग टुकड़े में बंट गया था और इसीलिए आज वो अपना आजादी दिवस मनाता है। 14 अगस्त को ये हुआ जब भारत और पाकिस्तान दो हिस्सों में बंट गए थे। नेक्स्ट चेंज हम करें प्लेट तो एक भारत और दूसरा धर्म के आधार पर यानी कि पाकिस्तान बना था। एक भारत, हिंदू जो है वो यहां रह गए और जो मुस्लिम है वो चले गए दूसरी तरफ यानी कि पाकिस्तान, और इसी आधार पर दरअसल ये बंटवारा हुआ था। भारत को दो हिस्सों में अंग्रेज अफसर सिरिल रेडक्लिफ ने बांटा था। वो तमाम बातें भी हम आगे आपको बता रहे हैं कि कर सिलसिलेवार तरीके से कि पाकिस्तान और भारत को अलग राष्ट्र किस तरह से घोषित कर दिया गया था। लेकिन 14 अगस्त 1947 को भारत के लिए बहुत ही ये एक बुरा दिन था। आप इसको इस तरह से समझिए कि अपना शरीर का एक अंग जो है, मतलब आधा, वो दो हिस्सों में बंट गया है। तो आप ये सोचिए, दंगे, लूट, महिलाओं से अभद्रता और नरसंहार हुआ था। इस तरह की तस्वीरें जो हैं वो उस दिन निकलकर सामने आई थी, इसीलिए हम उसे कह रहे हैं काला दिन, बंटवारे का वो काला दिन जो हम आपको दिखा रहे हैं और तस्वीरें हम दिखाते हैं। ये देखिए, ये काला दिन, ये किस तरह से, ये बंटवारे वाले दिन की हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से आप ये देखिए, फटे हाल एकदम। अगर हम ये तस्वीरें यहां पर दिखाएं, जब देश अलग हो रहे, जब एक देश अलग हो रहा था, दो हिस्सों में बंट रहा था, तो किस तरह की वो स्थिति थी। और लोग देखिए, जिसको जहां जैसे मौका मिला वो अपनी पोटली उसने बांधी और वो पोटली लिए वो निकल रहा है अपने बच्चों के साथ नंगे पांव। और देखिए किस तरह के हालात दरअसल उस वक्त हो गए थे। ये वो विभीषिका जिसे आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब याद करते हैं तो गुस्से में होते हैं और वो ये कहते हैं कि ये काला दिन जो है वो दोबारा कभी नहीं आना चाहिए, लेकिन उसके लिए पूर्व में जो गलतियां हुई है वो भी नहीं दोहरानी होगी आपको। किस तरह से देश की कीमत उन्होंने रखी थी अपनी राजनीति चमकाने के लिए, अपनी राजनीति के लिए, लेकिन कीमत किसको चुकानी पड़ी? इन लोगों को, ये आम लोग जो यहां पर आप देख पा रहे हैं। और आइए अब हम आपको वो रेड क्लिफ जो हम यहां पर बात कर रहे हैं, उस रेड क्लिफ लाइन को भी हम यहां पर आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से और किस आधार पर दरअसल जो वो बंटवारा हुआ था जिसका जिक्र हम यहां पर कर रहे थे। अब यहां पर हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं ये रेड क्लिफ लाइन जिसका बंटवारा हुआ। सिरिल रेडक्लिफ ने किया था ये बंटवारा। 36 दिन में हुआ था भारत और पाकिस्तान का ये बंटवारा। वो तमाम जो प्रोसेस रहा, वो तमाम जो बैठकें उस वक्त भी हुआ, चिंतन मनन, रेडक्लिफ ने जमीन और सरहदें तय कर दी। रेडक्लिफ की ओर से यह तय किया गया 8 जुलाई 1947 से सरहदें बांटने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई थी और 36 दिन में बांट दिए गए। गांव हो, नदियां हो, नहर हो, शहर हो, सब कुछ बांट दिया गया। सिर्फ 36 दिन लगे। आप ये सोचिए, 13 अगस्त 1947 को बंटवारे का ब्यौरा माउंटबेटन को सौंप दिया गया और यह कहा गया कि इसी आधार पर नदी, नाले, शहर जो भी हों वो इस तरह से बंट जाएंगे, इस तरह से बांट दिए जाते हैं। लेकिन अब जब यहां पर यह कहा जा रहा है कि अब भारत एक बार फिर से अखंड भारत बनेगा, कैसे कहा जा रहा है, क्यों कहा जा रहा है, पाकिस्तान में किस तरह के हालात है, वहां भीतर से किस तरह की आवाजें उठ रही है, आइए ये भी हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं कि पाकिस्तान कैसे है अखंड भारत का हिस्सा। आंतरिक विद्रोह जो वहां पर दिखाई दे रहा है वो सबसे बड़ा यहां पर आप एग्जाम्पल कहिए, जो चीख कर यहां पर खुद उसकी तस्दीक करता हुआ नजर आ रहा है। दूसरे नंबर पर जिस तरह की अराजकता वहां पर नजर आ रही है, दूसरे नंबर पर वो आता है। तीसरे नंबर पर क्या है, जिस तरह की राजनीतिक अस्थिरता जो है वो देखी हुई। आप देखिए कि सड़कों पर लोग यहां पर उतरे हुए हैं, किस तरह से पूर्व पीएम जो है मौजूदा पीएम को किस तरह से कह रहे हो और उस मौजूदा पीएम के लिए, उस सरकार के लिए लोगों में भी किस तरह का जो गुस्सा है वो देखने को मिल रहा है। कर्ज से किस तरह की बदहाली है ये भी आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान कटोरा लेकर, और तब भी उसकी हालत आप देखिए कि क्या यहां पर है। आंतरिक हालात जो हैं वो बहुत अच्छे नहीं हैं, ये वो वजह यहां पर जो दिखाई देती हैं, इसीलिए ये कहा जा रहा है। तो ये वो तमाम जो कारण हम यहां पर आपको दिखा रहे थे, आपको बता रहे थे। लेकिन आइए
सिर्फ बात पाकिस्तान की ही नहीं, बल्कि ये गुस्सा जो है वो बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है उसे लेकर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गुस्सा दिखाई दिया। और उन लोगों को चेता रहे थे जो लोग अब तक सो रखे हैं, जो लोग अपने मुंह सिले बैठे हुए हैं, उनको जगा रहे थे कि मुंह खोलिए, कुछ बोलिए। अब क्यों नहीं आप बोल रहे? अब क्यों आप चुप हैं? बांग्लादेश में हिंदुओं से हिंसा पर किस तरह से कांग्रेस को घेरा, किस तरह से कांग्रेस को लपेटा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, आइए सिलसिलेवार तरीके से अब आपको वो बताते हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं से हिंसा पर किस तरह भड़के योगी। विभाजन विभीषिका दिवस पर बोले मुख्यमंत्री योगी कि दुनिया देख रही है बांग्लादेश में क्या हो रहा है, हिंदुओं पर हमले को लेकर ये कुछ नहीं बोल रहा। मतलब दुनिया देख रही है, यूएन तक रिएक्ट कर जाता है, लेकिन यहां हमारे घर के भीतर जो बैठे कुछ हैं हमारे ऐसे सियासतदान, राजनीतिक दल, वो कुछ नहीं कह रहे हैं। वो गाजा पर तो बोलेंगे लेकिन यहां बांग्लादेश पर नहीं बोलेंगे। विभाजन किसी के भी हित में नहीं होता है, मुख्यमंत्री ने यह कहा आज जब विभाजन स्मृति दिवस पर उन स्मृतियों को याद कर रहे थे। और उन्होंने ये कहा कि जाति के नाम पर अब देश को बांटने की जो कोशिश है वो हो रही है। पहले किस तरह से बटा और अब जातियों के नाम पर उस आधार पर बांटने की कोशिश हो रही है। भारत में है कुछ लोग जिनके मुंह सीले हुए हैं। विपक्ष को सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की चिंता है। विपक्ष की बांटो और राज करो की नीति शुरू से रही है और अभी भी वो कैरी ऑन है, वो उसी मोड में है। कांग्रेस ने आतंकवाद, अलगाववाद को बढ़ावा दिया, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा। कांग्रेस के पाप कभी माफ नहीं होंगे। बांग्लादेश में हिंदुओं की जान खतरे में है। मजहबी उन्माद से देश को बचाना है और हमें तैयार रहना होगा, गलतियों से बचना होगा। जो पूर्व में गलती हो चुकी है वो दोहरानी नहीं होगी, क्योंकि किस तरह से उसका जो खामियाजा है भुगतना पड़ा है और उसकी कीमत जो है वो देश के जो लोग हैं उनको चुकानी पड़ती है। और क्या कुछ कहा बांग्लादेश को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, सुनवाते हैं। 1.5 करोड़ हिंदू किस तरीके से बांग्लादेश के अंदर आज चिल्ला चिल्ला करके अपने आप को, अपनी अस्मिता को बचाने के लिए गुहार लगा रहे हैं और दुनिया के मुंह सिले हुए कथित सेकुलरिस्ट भारत के अंदर भी इनके मुंह सिले हुए, एक भी शब्द इनका नहीं निकल रहा है। विभाजन की इस त्रासदी के लिए तत्कालीन कांग्रेस नेतृत्व पूरी तरह जिम्मेदार रहा है। कांग्रेस विभाजन की इस त्रासदी के लिए और समय समय पर देश के साथ हुए इस धोखे के लिए कभी देश की जनता से माफी नहीं मांगेगी, क्योंकि उनका चरित्र कभी भी इस प्रकार का नहीं रहा। कांग्रेस का वास्तविक चरित्र अधिनायकवादी रहा है और देश के अंदर जब भी उसको अवसर मिला उसने लोकतंत्र के गले को घोंटने का प्रयास किया। 1975 इसका उदाहरण है। जब भी कहीं पर नागरिकों ने अपने अधिकारों की बात की उसने आपस में लड़ाने का काम किया। देश के अंदर भाषाई विवाद, देश के अंदर क्षेत्रीय विवाद, देश के अंदर सनातन राष्ट्र में हिंदू और सिखों को आपस में लड़ाने का कार्य, ऐसे तमाम ऐसे पाप हैं इनके जिन पापों की कभी माफी नहीं दी जा सकती है।